प्यारे बच्चों, कल मैं आप लोग को बता रहा था लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, लेकिन थोड़ी पॉइंट शुरू हुई थी ब्रैग्स साहब का इक्वेशन, जिसके द्वारा हम पता करते हैं डायमीटर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको मैं इस डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो टॉपिक रहेगा ब्रैग्स इक्वेशन। अब आप देखिए कैसे ब्रैग्स साहब ने जनरेट किया। ये मान लीजिए कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये सॉलिड का एक प्लेन है। मतलब आप देखिएगा तो डिफरेंट प्लेन से बनेगा। अब इसमें जो कंस्टिट्यूएंट हो, ये डिफरेंट जगह इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यह वन लेयर है। इसके बाद you think a crystal, you cut like this and you find a different planes of this crystalline solid। आप सब लोग समझ पा रहे हो? कोई क्रिस्टल है, इसके बेटा डिफरेंट प्लेन्स हैं। एक्सरे, क्यों एक्सरे का प्रयोग किया गया? उसका कारण है, आप जब कोई मेटल का क्रिस्टल लेते हो तो जो विजुअल लाइट होती है ओनली ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, हमारे सरफेस से आती है दी विजुअल, और यूवी लाइट है, देन इट रिफ्लेक्ट कंप्लीटली मैक्सिमम रिफ्लेक्ट और मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाती है। थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि इनकी जो वेवलेंथ है इतना बड़ा होता है एम्पलीट्यूड कि इसके बीच में जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है, इस स्पेस से ये पास ही नहीं हो पाता। देख रहे हैं, ये पास नहीं हो पाता। ठीक, तो ये जब पास नहीं होता है यानी कि रेजिस्टेंस में होता है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, लाइट ऊपर का ऊपर ही चला जाता है या बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब होता क्या है कि एक्सरे जब हम इस पर ड्रा करते हैं, इफ यू ड्रा द एक्सरे, विजुअल लाइट नहीं हम ड्रा करते हैं, जब हम इस पर एक्सरे लाइट जब ड्रा करते हैं तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? वो छोटी छोटी हो जाती है, यू लाइक हो जाता है, यू लाइक। राइट ना? समझ में आ रहा है ना हमारी बात? ये यू छोटे छोटे हो जाता है। नाउ इट इज पास इजली, है ना? तो ये भी तल से हो गया। सपोज कीजिए कि ये चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा लाइट आता है और ये भी रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज सो स्मॉल, ये आराम से पास हो जाता है, कोई अवरोध नहीं है। ये देखिए, दिस इज एक्सरे। तो ब्रैग्स साहब एक्सरे क्या होता है? पेनिट्रेटिंग पावर होता है उसकी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ उसकी छोटी है और वो वेव जो है इसके कंस्टिट्यूएंट्स के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता। ठीक है, जैसे भीड़ वाले स्थान में साइकिल होगा तो बड़े आराम से निकल जाएगा, लेकिन मोटर कार हो जाएगी तो खड़े रहो जब तक कि भीड़ या जब अवरोध हटने न पाए। तो दोनों में फर्क है ना। तो विजुअल और यूवी लाइट जो होता है वो जस्ट लाइक कार है, मोटर कार है। अभी भीड़ वाला स्थान है ना ये क्रिस्टल, तो वो मोटर कार है। जो विजुअल अल्ट्रावायलेट लाइट IR है, ठीक है, तो उसके द्वारा ये डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। डिफ्रैक्शन माने कि पार्टिकल गया एक माध्यम से दूसरे माध्यम, फिर ये रिफ्लेक्शन भी हो रहा है इसमें। तो डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों प्रोसेस हैं। अब यह देखो, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ठीक है, तो डिफ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि माध्यम में वो एंट्री ही नहीं कर पाएगा। अब सुने होंगे एक्सरे जो है मेटल को भी पार कर दे, या ठीक है, मेटल सरफेस को, बारीक मेटल सरफेस हो, चादर उसको भेज देता है कि नहीं? पेनिट्रेटिंग पावर होता है। लेकिन क्या विजुअल लाइट पार करेगा?
कितना भी पतला मेटल लगा दो पार नहीं करेगा, क्योंकि उसमें से पास ही नहीं हो पाएगा, राइट ना। तो दिस इज ड्यू टू द अरेंजमेंट पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स और कंस्टिट्यूएंट्स इन द सॉलिड, राइट। अब हमको ये पता करना है ये जो दो लेयर है बना कैसे है। इस लेयर को जरा गौर करो तो ये इसको इस छोटा मत मानो, इसको यूं मानो, यूं, दिस इज दिस साइज एंड दिस इज दिस साइज। तो एक तरह से देखो कि जितना बड़ा ये दोनों का साइज है वही लेयर बनाता है। अभी तीसरा वाला होगा थोड़ा बड़ा ऊपर बना दिया हमने, ये यूं बना, यहीं से पास कर दूं तो क्या देखने को मिला, ये डिफरेंट लेयर में क्या है, ये दोनों लेयर जो होता है ये रेडियस आ रहा है और ये भी रेडियस आ रहा है। तो टोटल एक डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, डायमीटर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। रेडियस, दो रेडियस मिल जाता है तो क्या हो जाता है, तो ये जो डिस्टेंस है वो जो इसका कंस्टिट्यूएंट हो, जैसे NaCl में क्या कंस्टिट्यूएंट है, Na प्लस Cl माइनस, तो हो सकता है Na प्लस और Cl माइनस हो, या दोनों ऊपर नीचे Na हो, तो उन दोनों के बीच का डायमीटर हो गया। तो हमको एक तरह से एक इंफॉर्मेशन उनकी रेडियस डी को आधा कर दो, डायमीटर मिल जाएगा। तो डिफरेंट फेज से भी देख सकते हो, कोनो ऐसे तल से थोड़ा ना था, जैसे ये क्रिस्टल है तो इस तल पर भी देख सकते हो, इस तल पर भी देख सकते हो, इस तल पर भी देख, सभी तलों से तीनों तल से देख सकते हो, ठीक है। एक तल, दूसरा तल और तीसरा तल, तीनों तल से तुम ये प्रोसेस करा सकते हो। एक क्रिस्टल को इधर के तब एक्सरे जिधर आ रही वाला तल रख दो, एक क्रिस्टल को इधर से रख के लो और एक क्रिस्टल को नीचे वाले तल से एक्सरे डिफ्रैक्शन करा दो। नहीं समझे हमारी बात, नहीं समझ, अच्छा मैं समझा रहा हूँ। जैसे एक किताब है, ठीक है, ये हमारे क्रिस्टल है मान लो। अब क्रिस्टल का एक फेस ये होगा, एक फेस होगा, एक ये वाला फेस होगा और एक तो ये वाला फेस होगा। ये वाला फेस तो यही है ना, ऊपर नीचे, ये क्या है, ये क्या है, तो तीन फेस हुआ, एक एक्स वाई के बीच में, एक्स जेड के बीच में और एक वाई जेड के बीच में। तो हम ये वाई बहुत सकरा है किताब है ना, तो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया चौड़ाई वाला, एक फेस लंबाई वाला, एक, ठीक है। तो ये तीन फेस हुआ, तो तीनों फेस में कौनों में सोडियम ही बोला होगा, तो तीनों का कुछ ना कुछ आएगा ही, डायमीटर अलग अलग आएगा। तो फिलहाल मैं एक डायमीटर की कॉन्सेप्ट लेके समझाना चाहूँगा कि ये एक्सरे डिफ्रैक्शन से कैसे पता करते हैं, कि कैसे ये डी वाला पता कर लेंगे तो हमको रेडियस मालूम हो जाएगा। मान लो कुछ सॉलिड है, सब सोडियम मेटल ही ले लो भाई, तो सोडियम मेटल किससे बना होगा, सोडियम का टुकड़ा दे दूँगा तो किस चीज़ से बना, उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, अरे मूर्ख, सोडियम क्लोराइड नहीं बोला हूँ, सोडियम बोला हूँ, सिर्फ सोडियम होगा उसमें। लोहा ले लोगे तो क्या होगा उसमें, आयरन होगा। तो उसमें सेम एटम है ना, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है ना। तो ये देखते हैं कि यह एक्सरे आता है और यह कई पथ से गुजरता है। ABC पैरेलल लाइट आया और फिर यह यहाँ से भी ऐसे डिफेक्ट हो गया। तो हम देखो इस पे कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, एक इस पे लंब डालते हैं। यह मान लिया थीटा कोण पर आया, थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर, लाल कलर समझ में आता है। ये थीटा कलर, थीटा एंगल बना लिया, ठीक है। जब ये थीटा बना लिया तो अब देखो, ये देखो यहाँ से लाइन खींच देते हैं, हमने ड्रा कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो हमको पता क्या करना है, ओवरऑल पता क्या करना प्यारे बच्चों, ई वाला डिस्टेंस, ये डी है, क्या है, यह ना डी है, दो प्लेन के बीच का दूरी है कि नहीं। अब इसको नामकरण देते थे, जैसे इसको O दे दिया, इसको M दे दिया, इसको L दे दिया, इसको M दे दिया, हाँ दे दिया ना। तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, ब्रैक साहब ने क्या पता किया था, ये डी पता करना चाह रहे। डी कैसे मालूम चलेगा, तो अब देखो होता क्या है कि मैं यहाँ थोड़ा सा बनाऊंगा, थोड़ा सा एक अलग से डायग्राम बना के इसको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे मान लो तो ये कोण, ये एंगल आया, दूसरे पर ये आया, ये चला गया, ये चला गया,
लंब ये मान ये थीटा कोण है, ये भी तो थीटा कोण होगा। इंसिडेंट एंगल तो दोनों के लिए बराबर होंगे, होगा कि नहीं? यदि ये थीटा कोण है यहाँ पर, यह थीटा मान लो है, ग्रीन से कर दूं, यह मान लो थीटा है, तो ई वाला एंगल कितना होगा बताओ? ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल कुल मिला के 90 डिग्री होगा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल। अच्छा, और देखो ये चीज फिर से बना दे क्या, और फिर से बना क्लियर नहीं होगा। ये जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन, एक आया ये गया, ये एंगल थीटा है, ये इंसिडेंट एक्सरे है ना, और ये रिफ्लेक्टेड या हाँ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एक्सरे, ठीक है। और ये क्या है? इंसिडेंट, इंसिडेंट माने आपतित एक्सरे। कौन सा एक्सरे है? इंसिडेंट एक्सरे है, और वो ये रिफ्लेक्टेड है, ये डिफ्रेक्टेड एक्सरे है, क्योंकि माध्यम से दूसरे माध्यम जा रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया? इसी चीज को हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये आया थीटा कोण से, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया, फिर इसी के पहले दूसरा रेज आया यहाँ, है दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? इसी के पहले लिया आया, ये आगे आ गया। अब यहाँ देखो ये लंबा हो गया, इसको ऐसे कट करो, इसको ऐसे कट करो, तो ये देखो ये डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस देखो और ये वाला डिस्टेंस बराबर है दोनों रेज का। ये लंबाई यहाँ तक, ये लंबाई यहाँ तक, ये यहाँ, एक्स्ट्रा लंबाई क्या हुआ? यदि इसको O मान लो, M मान लो, L मान लो, इसको N मान लो, इसमें दो ट्रायंगल। अब ये देखो ये एंगल पहले समझो, ये एंगल जो तुम्हारा थीटा, जैसे ये थीटा है इंसिडेंट, उसी तरह ये भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल MLO, एंगल MLO बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये पूरा ये जैसे लंब है ना, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो थीटा निकाल लो तो वही ना बचेगा। हाँ, अच्छा दूसरा चीज देखो, ये तो लंबा है, ये तो 90 डिग्री होगा पक्का, यानी OML कोण OML बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? बोलो, क्लियर? अब ये वाला बताओ, ये कोण में का है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तीनों कोण जोड़ो, कोण एक तो ये हो कोण होगा MOL, कोण MOL प्लस कोण MLO प्लस कोण OML, होगा कि नहीं होगा? हाँ? अरे मेरे भाई ये तो बताओ तो पहले ये 180 डिग्री बराबर तीनों कोण होगा कि नहीं होगा? तो वह तो लिखना पहले एक एक चीज समझो। पहला एक है MOL, ये वाला कोण, फिर दूसरा OML, यम बीच में आएगा ना, हाँ MLO, MLO ये वाला कोण, एक हो जाएगा OML, OM ये वाला कोण हो जाएगा। तो इसका वैल्यू मान लो MOL, इसका वैल्यू मान लो X, तो ये X रख लो। कोण MLO का वैल्यू कितना आया? 90 माइनस आया, और प्लस इसका वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। यानी दो कोण MOL बराबर X हो गया।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है? तो अब इसको हल करो, कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों? x बराबर 180 डिग्री माइनस, ये पूरा राशि उधर भेजो, माइनस 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा। इसको हल करो कितना आएगा? प्लस 90, हाँ 90 डिग्री भाई, 90 डिग्री। ओके ओके, मैं ठीक है। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा और प्लस, हाँ ये पूरा माइनस था ना, माइनस पूरा, हाँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 90 डिग्री हो गया। तो हल करोगे तो क्या आएगा? थीटा आएगा। तो यक्स बराबर थीटा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? प्रूफ हो गया, सबको समझ में आ गया? तो जैसा यह त्रिभुज है वैसा यह त्रिभुज है, जैसा ये त्रिभुज है वैसा यह त्रिभुज है। मित्र के आने पर इतना खुशी और पढ़ने पर एकदम खुशी नहीं, जीरो। यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। सर्वांग सम समझते हो कि नहीं? हाँ, इसकी सभी एंगल, सभी भुजाएं समान हैं, है ना? तो कहने पर क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। ट्राइएंगल कौन कौन सा त्रिभुज? या MOL, MOL दिखाई पड़ रहा है? MOL की नहीं दिखाई पड़ रहा है? और दूसरा कौन सा त्रिभुज है बताओ? OLN एंड त्रिभुज ONL हो गया। जैसे ये थीटा है वैसे हाँ, ये भी थीटा एंगल है, ठीक है? तो ये दो कोण मिल गया, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, एक के कॉमन भुजा बराबर। तो किसी दो त्रिभुज में तीन चीजें बराबर मिल जाए तो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं? सर्वांग सम होता है कि नहीं? पढ़े हो? दो एंगल एक साइड, तो दो एंगल देखो, ये थीटा होगा, ये में ये थीटा होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और एक के कॉमन भुजा रख लो, ये इसमें भी है और वो, तो दिस बहुत त्रिभुज क्या होगा? आर क्या कहते हैं उसको? अरे मेरे भाई तो है उसी पर प्रूव कर रहा है। त्रिभुज क्या कहें? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, हाँ ट्राइएंगल तो मैं जान ही रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोण MOL बराबर कोण LON बराबर थीटा डिग्री। इसको मिटा रहे हैं, थीटा डिग्री है, क्लियर हुआ? इसको मिटा दें, मिटा देना, सीख लो बढ़िया से, एकदम आ जाएगा पक्का। अच्छा एक तो ये हो गया। अभी कौन देखो, OML एंगल OML बराबर एंगल इधर लिख लो, ONL बराबर 90 डिग्री। दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? ही लंब डाले हैं, वही नहीं समझ में आता कि लंब डालते हैं तो क्या होता है। और OL कॉमन, OL कॉमन साइड। बोलो कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं? वेरी गुड। तो
साइन थीटा बराबर क्या होगा? अब देखो पथ लेंथ, पथ, अब नाउ यहाँ लिखा नाउ पथ लेंथ एक्स्ट्रा लिखो, एक्स्ट्रा पथ, एक्स्ट्रा पथ लेंथ। एक्स्ट्रा माने कि यह जो ये एक्स-रे 1, इसको 1 कर लो, एक्स-रे इसको 2 कर लो, ठीक है। तो एक्स-रे 1 और 2 में पथ लेंथ कितना अंतर आ रहा है? ml प्लस ln आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स्ट्रा पथ लेंथ बिटवीन एक्स-रे 1 एंड एक्स-रे 2 क्या होगा? कितना होगा? यह तो दूरी होगा, ये इतना एम, देखो नहीं समझ आएगा तो पूछना हमसे। एल एन, यह ना दूरी बराबर तुमको दिखाई पड़ा, ये डब्बा दिखाई पड़ रहा है, दोनों लाइन बराबर है कि नहीं? रेव नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिख रहा है। तो दूरी कितना ज़्यादा हुआ इन दोनों में? पथ लेंथ है ना हुआ, तो एक्स्ट्रा पथ लेंथ बिटवीन एक्स-रे फर्स्ट एक्स-रे सेकेंड एम एल प्लस एल एन। प्यारे मेरे बच्चों, और यह बराबर हो जाएगा पथ लेंथ बराबर, यदि इसका वेव लेंथ लैम्डा है, एक्सरे का वेव लेंथ यदि लैम्डा है तो मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा होगा। लैम्डा का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, अरे दूरी तो है मेरे भाई, यह जो दूरी है वेव लेंथ का ही तो कुछ ना कुछ मल्टीपल होता है। तो एक्सरे ब्रैक साहब ने कह दिया कि ये दोनों पथ लेंथ है और एक्सरे के वेव लेंथ के एन टाइम होगा, ठीक है। सिंस एक्स्ट्रा पथ लेंथ बराबर n इंटू वेव लेंथ, n इंटू लैम्डा लिखूं, जहाँ लैम्डा बराबर वेव लेंथ ऑफ एक्सरे। जो एक्सरे यूज किया गया है उसका वेवलेंथ है, होगा कि नहीं होगा? लिख लो, करूं पेज चेंज करूं, लिख लो, ठीक है बच्चों, चेंज पेज। तो यहाँ वेवलेंथ है। अब देखो होता क्या है कि इसमें जो पथलेंथ कितना है, कौन कौन सा है? साइन थीटा, उसमें जरूरत थी नहीं जी, चलो हम कर देंगे। ये थीटा है, दूसरा रेज ये आया है, वो था यहाँ इसे ड्रा किया है, वो यम था ना, ये एल एन था, यही था ना। ये थीटा हो गया, प्रमाणित हो गया, ये थीटा हो गया। तो एम एल साइन थीटा बराबर क्या होता है? फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना। लंब का मतलब हाइट हो जाएगा, हाइट बाई क्या, कर्ण को क्या कहता है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। बताओ इसमें हाइट क्या है? हाइट कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये हाइट तुम्हारा यम एल होगा। ये थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, मालूम है कि नहीं? और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कोई कह दे नहीं होती है, कोई कहेगा? दी है कि नहीं है? वही डायमीटर है ना, तो वो कितना कलाकारी से निकलता है। तो साइन थीटा बराबर एम एल अपान डी, एम एल बराबर क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा?
अब इसी तरह दूसरे त्रिभुज से इन ट्राइएंगल ये वाला ले लो OLN ट्राइएंगल OLN साइन थीटा बराबर, अब इसका कोण यह होगा LN बटा D, क्लियर। तो LN बराबर क्या हो जाएगा D साइन थीटा, मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आ गया, ठीक। अब फ्रॉम ब्रैग कॉन्सेप्ट, ब्रैग सर के कॉन्सेप्ट, फ्रॉम ब्रैग सर कॉन्सेप्ट क्या, पथ लेंथ एक्स्ट्रा पथ लेंथ इज इक्वल टू, बोलो क्या आया था, यही दोनों आया ना, ML प्लस LN, यारे बच्चों क्लियर है, बराबर क्या था, लैम्डा था। कहानी भूल रहे हो, हाँ याद आ रहा है ना, पिछला वाले में था, बहुत अच्छे। तो ML और LM का मान रखो R, यानी दो पुट द वैल्यू ऑफ ML प्लस LN बराबर क्या हो जाएगा, ML का भी D साइन थीटा, D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2, अरे दो कॉमन लोगे कि नहीं लोगे मेरे भाई, D साइन थीटा कॉमन ले लो, यहाँ पर तुम बोले ऐसा नहीं बना रहे जैसे लग रहा है बड़ा गलत लिखा है, 1 प्लस 1 क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ 2D साइन थीटा, यह ना हो जाएगा बराबर ML प्लस LN। अब यह मान रखो R 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा, तो बेटा यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा n लैम्डा अपान 2 साइन थीटा, नहीं है फोर्थ सेमेस्टर का, अच्छा तो इस प्रकार से बच्चों ये जो इक्वेशन आता है, इस इक्वेशन में से के द्वारा आप दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस यानी D कैलकुलेट कर सकते हैं, और यह D कुछ और नहीं है बल्कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स का डायमीटर है, अभी हमने शुरू में बता दिया था, और आप इससे रेडियस को पता कर सकते हैं, और जब रेडियस हमें पता चल जाता है तो हम क्रिस्टल के कई प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी हुआ, पैकिंग हुआ इत्यादि की गणना कर सकते हैं। अब n यहाँ पर n जो है कंप्लीट नंबर वेयर n इज इक्वल टू, आप ये समझें, यानी कि क्या है फार्मूला, n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, भूलेगा नहीं ना ये फार्मूला, यही पूछा जाएगा आपसे। हालांकि ऑब्जेक्टिव मोड में परीक्षा होना है तो सीधे फार्मूला पूछेंगे, लेकिन आप लोग निकालना भी जान गए इसको, और बहुत हमें आशा है कि इजी वे में आपने समझ लिया इसको, कोई ज़्यादा टिपिकल आपको महसूस नहीं समझ में आया है ना। अब इसमें यंग जो है यह इसको कहते हैं आपको यह यंग इज, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, होल नंबर, होल
here n is whole number at which maximum reflection take place। देखो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसे एक्सरे आ रहा है, एक्सरे बीम आ रहा है और ये तुम्हारा क्रिस्टल है। ये क्या है? क्रिस्टल है। पाउडर फॉर्म में रखो, जैसे नमक पीस दोगे ना, उसमें असंख्य क्रिस्टल होते हैं, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसकी डायमेंशन बहुत है ना। वो क्रिस्टल है, उसमें छोटे छोटे पाउडर नहीं है, वो क्रिस्टल है। क्रिस्टल बड़े भी होते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो उसका छोटा फॉर्म है, छोटा स्वरूप है, तो दैट इज क्रिस्टल। अब इस पर जैसे ये पड़ा और ये रिफ्लेक्ट हुआ, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है कि ये इस थीटा पर हो रहा है मैक्सिमम। अब जैसे एक थीटा हुआ, मान लो कि एंगल ये हो गया, ये एक्सरे आया, बस एक तो दिखाई पड़ रहा है, ये थीटा, मान लो ये थीटा पर पहुंच गए। ये थीटा यही ना होगा, यहाँ ये थीटा पर आया, इस पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, मैक्स रिफ्लेक्शन और मिनिमम रिफ्लेक्शन। तो ऐसे थीटा हम बदलते रहते हैं, एंगल घुमा के क्रिस्टल को, है ना, एक जो स्टेज होती है उस पर क्रिस्टल को घुमाते रोटेट कराते हैं, और यह देखते हैं कि किस एंगल पर, किस जो ये डाल रहे हैं, जिस एंगल पर डाल रहे हैं किस पर ज़्यादा मैक्सिमम दे रहा है। तो मिनिमम एंगल जो होगा, यानी मिनिमम एंगल, यानी कि देखो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे 10 डिग्री पर मैक्स 12 डिग्री, लेस 15 डिग्री, लेस 20 डिग्री, फिर मैक्स 25 डिग्री, मिनिमम माने लेस 30 डिग्री, लेस 40 डिग्री, लेस 45 डिग्री, मैक्स। तो मैक्स कहाँ हुआ? 3 जगह है। तो सबसे मिनिमम डिग्री 10 डिग्री पर हुआ, तो 10 डिग्री पर यदि होगा तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट। इसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड, यानी सेकेंड मैक्सिमम डिग्री, और यह एन की वैल्यू थर्ड हो गई। ये जो एन होता है वो कंप्लीट नंबर होता है, और एट विच होल नंबर एट विच मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। तो इफ एन फॉर मिनिमम थीटा, तो उसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है। फॉर मिनिमम थीटा यानी जिस पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो, जैसे हमने देख रहा है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन है ना, एक्सरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकीर्णित होकर आ रही है, टकरा के आ रही है। यहाँ मैक्सिमम नहीं हो सकता, एक बार 10 डिग्री पर भी हो सकता है, 20 पर भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, बाकी और किसी पर लेस है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये इसके लिए एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है। यानी इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। और ये समझ में आ रहा है? तो फॉर विच मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, फॉर मिनिमम थीटा मैक्सिमम रिफ्लेक्शन n equal to 1, और this is called, then n is called first order reflection, first order reflection। फॉर
मैक्स देन ये थीटा 1 है ना, थीटा 1 n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। और मैक्स रिफ्लेक्शन ग्रेटर देन थीटा 2 और मैक्स रिफ्लेक्शन कर लो यहाँ थीटा 3 n इक्वल टू हो जाएगा 3 थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो तुम क्रिस्टल घुमा रहे हो तो 3 फेस है कि नहीं इसमें, तो हर फेस से अलग अलग होगा, थीटा अलग होगा। जहाँ मैक्सिमम जैसे तुम घुमा रहे हो तो कई बार रिफ्लेक्शन देगा, सबको नहीं मानते, जिसमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो माना जाता है कि सही रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब मैक्सिमम टकरा रहे हैं और वापिस आ रहे हैं। उसी से हम डी का एस्टिमेशन करते हैं, सबसे नहीं करते हैं, सबसे नहीं करते, समझ रहे हो ना। तो उसी हिसाब से उसको मिनिमम, वो यदि वो मिनिमम एंगल पर दे रहा है सबसे, उससे जो भी है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन उससे ज़्यादा है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, तो उसके लिए एन की वैल्यू 1 आएगी। तो ये रख करके हम उसको डी की वैल्यू निकालेंगे। उस कंडीशन में एन की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन माने कि सबसे मिनिमम एंगल के बाद, उसके बाद जस्ट अगला एंगल पर यदि रिफ्लेक्शन शो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर होगा, उसके लिए एन की वैल्यू यहाँ 2 रख के तब डी की गणना करेंगे। और थर्ड डिग्री माने कि 2 बार मैक्सिमम रिफ्लेक्शन दे रहा है, उसके बाद अधिक एंगल पर एक तीसरा बार दे रहा है तो थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन होगा, उसके लिए एन की वैल्यू 3 हो गया। तो यहाँ 3 रख कर डी का गणना करेंगे। तो उसे थीटा तो तुम्हारा बढ़ेगा, ये कहाँ देख रहे हो, थीटा भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल डी कांस्टेंट आएगा तुम्हारा, तीनों कंडीशन डी कांस्टेंट आएगा। भाई इधर बढ़ रहा है या वो बढ़ रहा है, और साइन थीटा में थीटा बढ़ते आए तो मान लंब बटा कर्ण होता है, तो जब लंब बटा कर्ण, ये कर्ण है, ये लाइन थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा लंब बढ़ता चला जाएगा, है ना। थीटा ऐसे ना है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री उल्टा कहाँ बोलो वह, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता है थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, तो इधरों तो बढ़ रहा है, 2 डिग्री के लिए 2 होगा तो इधरों तो बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, तो वही हो गया। इस प्रकार आज बच्चों आप लोगों को ब्रैकेट इक्वेशन बनाया और ब्रैकेट इक्वेशन से जुड़ी जानकारियाँ बताया, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित सवाल यदि है तो आप कर सकते हैं, मैं न्यूमेरिकल आपको बता भी सकता हूँ, दे सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे सवाल आ जाए तो आप हिचकिचाओ नहीं। हाँ, ब्रैकेट इक्वेशन पर सवाल डी इज इक्वल टू है फ्रॉम गिवन डाटा, डी इज इक्वल टू, चलो बदले एक सवाल नोट करो सब लोग, ठीक है बच्चों। देखो हम ये सवाल को हम लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, इसमें लैम्डा बराबर क्या दिया है बोलो, 154.8 पिकोमीटर, 154.1 pm पिकोमीटर। थीटा कितना दिया गया है, 22 डिग्री दिया गया है, बोलो मतलब शांत रहो। थीटा दे दिया, लैम्डा हो गया, और क्या मिला है इसमें, डिफ्रैक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, डिफ्रैक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1, और क्या
पूछा है d इक्वल टू इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस बराबर क्वेश्चन मार्क। तो d बराबर ब्रैकेट इक्वेशन फ्रॉम हियर सॉल्यूशन फ्रॉम ब्रैकेट्स इक्वेशन d इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा अपान 2d 2 साइन थीटा, ये ना होगा। बोलो बोलो बोलो, मान रखो n का वैल्यू 1 लैम्डा बराबर 154.1 पिकोमीटर 2 साइन 22 डिग्री, साइन 22 डिग्री। इसको हल करो तो 1 का गुणा 154.1 में होगा तो 154.1 आ जाएगा ये पिकोमीटर अपान साइन थीटा 22 डिग्री का वैल्यू है तुम्हारा 2 गुणे 0.323746, 0.3746। इसको हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों 205.7 पिकोमीटर, 207.5 पिकोमीटर। कहते थे कि सर HCl के बांड लंबाई बताइए, एटॉमिक रेडियस बताइए हमको। क्रिस्टल रेडियस पढ़ा याद आ रहा है? एटॉमिक रेडियस पढ़ाए थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, वह एक सरे याद आ रहा है? देखो वो निकाल दिए कि नहीं? वह है डी डायमीटर 207.5 पिकोमीटर। पिकोमीटर बराबर कितना मीटर होता है बताओ तो बेटा काजल। कहोगे हमको क्या मालूम सर पिकोमीटर। पिकोमीटर किसका मात्रक है पायल? पिकोमीटर किसका मात्रक है? यह नहीं मालूम? एंगस्ट्राम बिल्कुल नहीं मालूम? तुम लोग पढ़वा नहीं किए हो, खाली खा पी कर सो रहे हो क्या? पिकोमीटर माने लंबाई का मात्रक है जी, नापने वाला छोटी मात्रक, बहुत छोटी होती है। तो तुम्हारा एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 का 10 की घात -12 मीटर होता है। 1 pm बराबर या 1 मीटर बराबर कितना पिकोमीटर हो जाएगा? 10 की घात 12 pm। बेटा जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, pm 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 pm, तब जाके 1 मीटर समझे? आज छोटा हो गया तो कितना बड़ा होगा? नापते रहो बेटा, तुम्हें लौकवा नहीं करेगा, उतनी छोटी हो जाएगा। तो हो गया खुशी? डी निकालना सीख गए सवाल से? हाँ, आर्डर दिया रहेगा बेटा, फंस जाते, आर्डर नहीं बताए होते तो। तब एन कहाँ से लाते? ये साइन 22 डिग्री का वैल्यू नहीं रखोगे क्या? तो वहीं तक क्या तुम सोच रहे थे? साइन थीटा पर हल कर देंगे 22 डिग्री। चलो चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।